एक पूरा नैरेटिव इस तरह से सेट किया गया है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं या पर्टिकुलर पार्टी के सुप्रीम लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं तो सीधा सीधा उसे देशद्रोह से जोड़कर देखा जाता है। जो जनता 6 बार जिनका बोर्ड बना के ले आई, जिनको विधायक बना के ले आई, जिनको सांसद बना के जनता बार-बार ला रही है, वो क्या कर रही है? जनता को देखकर समझ रही है। पिछले 15 दिन से न तो कचरे की गाड़ियां आ रही हैं, पिछले 15 दिन से एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलने लग गया, पिछले 15 दिन से 5-5 घंटे लाइटें स्मार्ट सिटी में कट रही हैं। पॉलिटिशियंस के नाम आपको बता दूं, वन वर्ड में आप हमें बताइएगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपके ओपिनियंस उनको लेकर हैं। पारस जी सिंह जी। जितनी भी राजनीति रही बहुत लंबी रही और सकारात्मक भी रही। गुलाब चंद कटारिया रिंग मास्टर है। कौन से मास्टर है? रिंग मास्टर है। 55 साल में 55 कार्य तो किए होंगे उदयपुर में। वो सुलभ, वो टॉयलेट पे नेम प्लेट लगवाने के सिवाय, टॉयलेट और धर्म के काम करते हैं ना, जैसे हमारे कालका मंदिर का गेट बना 1 लाख 1.5 लाख का, उस पर भी नाम लिखवा दिया। ऐसे कार्य ना गिना है कम से कम। सनी पकड़ना आपके अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं, करण अर्जुन है, एक माँ के 2 बेटे हैं। नीट एस्पिरेंट्स जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, देश में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, या दूसरी किसी भी परीक्षाओं की बात करूँ, लगातार लीक होती है, तो देश का युवा कैसे किसी भी पार्टी पे, किसी भी सत्ताधारी दल पे, किसी भी लीडर पे भरोसा करेगा? बड़े बड़े मेन स्ट्रीम एंकर्स ने, जिनको कहीं ना कहीं देखकर मैंने सीखने की कोशिश करी होगी, वो लोग 17-17 साल के बच्चों को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी टेररिस्ट घोषित करते हैं। इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते हैं? यूथ का एक मूवमेंट देखा जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। युवाओं को गुमराह करके क्या करना चाहते हैं? मान लिया, मैं कह रहा हूँ ना, देश वीर जवानों को उनको कांग्रेस कहता है, युवाओं को तो गलत बात है। आज हिंदुस्तान की जो टक्कर है वो जापान से होनी चाहिए, हाँ, अमेरिका से होनी चाहिए, चीन से होनी चाहिए, रूस से होनी चाहिए। बांग्लादेश पे हम आ गए, मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। इस शहर में पहली नेसेसिटी क्या है जो कल की ही तारीख में ठीक होनी बहुत जरूरी है? पहली नेसेसिटी शहर की है पानी और बिजली, कल सुबह की तारीख में सही होनी चाहिए। 26 साल का रविंद्र भाटी और अमित शाह और मोदी जी की लहर में सांसद का चुनाव लड़ने की सोच सकता है, तो युवाओं को किसी से राबड़ने की आवश्यकता नहीं। पिछले 25 साल से एक ही नाम है, जब भी जन सैलाब की बात आती है, दबंगई की बात आती है, अधिकारियों से वार्ता करने की बात आती है, 36 कौम को साथ लेके चलने की बात आती है, तो लाल सिंह झाला का नाम आता है। While we talk about a politician, हम जब भी पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप इमेज बनती है, और वो होती है कि कुर्ता पजामा पहने कोई व्यक्ति होगा जो बोरिंग भाषण दे रहा होगा। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि यूथ को लेकर या फिर जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है और थोड़ी सी चीजें जो है मेन स्ट्रीम से हट के करी हैं। हमारे साथ उदयपुर के एक डायनेमिक लीडर हैं गौरव प्रताप, जो कि पहले पार्षद भी रह चुके हैं। बट ये जो इंटरव्यू है, ये जो बातचीत है, इट्स नॉट अबाउट the politician, he is from the Congress, but as a dynamic youth leader हम लोग apart from the politics बात करेंगे कि वाकई यूथ क्या चाह रहा है, यूथ लीडर्स क्या चाह रहे हैं। फिल्टरलेस पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है किंजल और आज हमारे साथ उदयपुर शहर के यूथ लीडर जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, गौरव प्रताप हमारे साथ है। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम लोग शुरू ही इससे करते हैं कि अभी फिलहाल कंट्री में एक वर्ड बहुत यूज किया जाता है, वो चाहे रिलीजन को लेकर हो, चाहे पॉलिटिक्स को लेकर हो, चाहे पार्टीज को लेकर हो, इट्स कॉल्ड ब्रेन वॉश्ड। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ब्रेन वॉश तो अगर मानसिक गुलामी है, अगर हिंदी में देखें तो मानसिक गुलामी की किसी भी बच्चे को इस तरह से तैयार करना, उसके दिमाग में ऐसी बातें भर देना कि सच और झूठ के परे वो चीज़ों को एक तरफा देखकर और सच को स्वीकार न कर सके, उसी को ब्रेन वॉश मानता हूँ। पर अगर उससे हटके है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन से, किसी भी समाज से, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो गलत के खिलाफ बोल रहा है अपनी सरकार में या विरोधी सरकार में, तो मैं मानता हूँ कि वो ब्रेन वॉश का हिस्सा नहीं है। और अगर वो चुप है किसी के भी दबाव में, तो वो ब्रेन वॉश का हिस्सा है। सर, अभी हमने रिसेंटली देखा है कि एक पूरा नैरेटिव इस तरह से सेट किया गया है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं या पर्टिकुलर पार्टी के सुप्रीम लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं तो सीधा सीधा उसे देशद्रोह से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी, मेरी, विपक्ष की या क्षेत्रीय कोई पार्टी हो, किसी भी पार्टी के कार्यालय में नहीं मिलता। वो व्यक्ति अपने वातावरण में देखकर, अपने भावनाओं से, अपने संस्कारों से वृद्धि होती है। और कोई भी अमूमन व्यक्ति हो, वो मेरा मानना है कि जब 9th-10th क्लास में आता है तो समझने लगता है कि पार्टी विशेष क्या है। पर एक यूकेजी एलकेजी का बच्चा भी जब सचिन तेंदुलकर छक्का मारता है
या उसे सूचना मिलती है कि कारगिल रोल ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया है, तो वो खुशी से झूम उठता है। तो वो सब देशभक्ति हैं। और भले किसी पार्टी के हों, भले किसी भी संगठन में जाएं, किसी नेता से प्रभावित होकर कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी या किसी समाज विशेष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बात नहीं है। देशभक्ति तो बचपन से हमारे अंदर होती है। और जो मैंने बात आपसे कही है कि कारगिल वॉर जब हुआ था, या कसाब के जो हमले के उपरांत जो श्रद्धांजलि दी गई थी, तेजस्वी जो लोग थे जो शहीद हुए, या सचिन तेंदुलकर का जब छक्का पड़ा, या धोनी ने जब छक्का मार के वर्ल्ड कप दिलाया हमें, तो कांग्रेस बीजेपी से उठकर यही बात है, देश के हित में और देश की जीत में जिसकी रगों में उबाल आए और जिसके रोंगटे खड़े हो जाए, वही देशभक्ति का पर्याय बात चाहिए। अभी हम लोग भले ही देखते हो कि पॉलिटिशियंस के साथ एक बड़ी बड़ी भीड़ चलती है, तो वो जरूर उनकी या उस पार्टी की समर्थक रहती होगी, लेकिन फिर भी देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा उन युवाओं का है, उस यूथ का है, जो वाकई देश में कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी एजुकेशन से, अपने करियर से, लेकिन उनको सबसे ज्यादा फेलियर जो है फेस करना पड़ रहा है। पेपर लीक की हम लोग बात कर रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, देश में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, या दूसरी किसी भी परीक्षाओं की बात करें, लगातार लीक होती है। तो देश का युवा कैसे किसी भी पार्टी पे, किसी भी सत्ताधारी दल पे, किसी भी लीडर पे भरोसा करेगा? आपके दोनों सवाल इसमें लाजमी हो गए। पहला तो ब्रेन वॉश जो सवाल था, दूसरा जो आपका सवाल था कि एक पार्टी विशेष को या उसके कार्यकर्ताओं को जब भी वो बोले तो देश विरोधी कह दिया गया, है ना। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है और उस पर अगर युवा बोल रहा है या नेता बोल रहा है या संबंधित जनता बोल रही है, उनके बोलने पर अगर उनको देश विरोधी कहा जा रहा है, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और ब्रेन वॉश की वही बात हो गई। ये सब देखने के बाद भी जो युवाओं के लिए ही चुप हैं, अपने घर परिवार के, देश का भविष्य है। आज युवा क्या है, देश का भविष्य है। जो नीट के एग्जाम दे रहे हैं वो अधिकारी बनेंगे, कहीं ना कहीं जाके स्थापित होंगे, इस देश को शक्ति देंगे। जहां अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बात करते हैं, नीट का जो बच्चा पढ़ता है, तो मेरा मानना है, व्यक्तिगत मैं अपने ऊपर लूंगा, युवाओं के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, आज की तारीख में मेरे लिए इतना अध्ययन करना नामुमकिन है। जिस श्रेणी का अध्ययन वो करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनके अभिभावकों का इतना बड़ा दिल है कि महंगाई के इस दौर में किस कैडर की बिल पे करके, किस कैडर का पे करके कि उनका बच्चा इसका स्कोर करे, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर उस पर जो छुपे हैं वो ब्रेन वॉश है। और जो आपने बात कही कि दोनों सवाल लाजमी हो रहे हैं उसमें, कि वापस से कि जैसे कि ब्रेन वॉश हुआ, उसके बाद जो एक नैरेटिव सेट हो गया है कि देशद्रोही हैं, जो सवाल करे वो देशद्रोही है, कोई भी पार्टी हो, विपक्ष यहाँ सवाल करे देशद्रोही है, तो ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एकाधिकार करना या तानाशाही जिसे कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक एडामेंट सेट हो गया है कि देश विरोधी और कहीं ना कहीं भारत माँ का अपमान करते हैं। भारत माँ का अपमान नहीं, भारत माँ के सम्मान, भारत माँ के युवा के हितों में जो बात करनी चाहिए, मेरी आपकी जिसकी सरकार हो उसमें बात करनी होगी। रिसेंटली हमने देखा कि सीबीएसई के कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी कॉपी को लेकर ओएमआर की तरीके से, जिस तरीके से उनकी चेकिंग हुई, उस तरह से ट्विटर पर बड़े बड़े मेन स्ट्रीम एंकर्स ने, जिनको कहीं ना कहीं देखकर मैंने सीखने की कोशिश करी होगी, वो लोग 17-17 साल के बच्चों को पाकिस्तानी बांग्लादेशी टेररिस्ट घोषित करते हैं, और फिर वो स्टूडेंट्स खुद 17 साल के जो टेररिस्ट जो बता रहे हैं बच्चों को, वो खुद आकर अपनी सफाई देते हैं और फिर उनसे जो है वो माफी मंगवाते हैं। इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मीडिया ने मुझे बनाया है, मीडिया का तिरस्कार न मैंने कभी किया है न करूंगा। मैं वापस से कहता हूँ, मेरे परिवार, मेरे नेताओं के बाद अगर मुझे उद्योग में किसने बनाया तो मीडिया और पुलिस ने बनाया है ना। पुलिस और मीडिया ने गौरव प्रताप को यहाँ पहुंचाया है, जो आज प्रेम है, आपका आशीर्वाद है। परंतु आज नेशनल मीडिया की अगर बात करें, तो मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया जजमेंट सिग्नेचर ना बने, है ना। मीडिया का काम है प्रसारित करना खबरों को, और दोनों पक्षों की खबर लगाना, है ना। आप उन बच्चों की भी बाइट लगाएं, है ना। जैसा कि अगर आपने लगाया है कि आपको लग रहा है कि सीबीएसई में हुआ है, आपने उनके जो एजुकेशन कमेटी के हेड हैं उनकी बाइट लगाई होगी, है ना। आप खुद ही अपनी मंशा से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं। पहली बात तो बांग्लादेश पाकिस्तानी बच्चों को अभिभावक तक का आधार कार्ड एडमिशन में लगता है, हम सब समझते हैं और जानते हैं। थोड़ा यूथ को भी समझना पड़ेगा जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर सीबीएसई का कोई बच्चा है, वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी मार्कशीट है और सीबीएसई से मांगी जा रही है, तो आज तक अभिभावक के भी आधार कार्ड लगता है, ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी अभिभावक हिंदुस्तान में किस आधार पर पढ़ा रहा है, और अगर बच्चा फेल हो गया है, अगर वो पाकिस्तान बांग्लादेश से क्या यहाँ पढ़ रहा है, तो वो किस आधार पे वार्ता हो रही है, इसको प्रसारित करना पड़ेगा सिर्फ। और मेरा मानना है, आज हिंदुस्तान की जो टक्कर है वो जापान से होनी चाहिए, हाँ, अमेरिका से होनी चाहिए, चीन से होनी चाहिए, रूस से होनी चाहिए,
हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया तब था जब लोगों को तब ये नहीं पता था, देशों को बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ बिखेरा, बहुत कुछ संस्कृति को भ्रष्ट किया, उसके बाद भी हिंदुस्तान आज इतनी वृद्धि और शक्ति में खड़ा हुआ है। ये सब हम हिंदुस्तानियों की ताकत है। तो हिंदुस्तान को एक नैरेटिव सेट हो गया, पाकिस्तान का नैरेटिव एक सेट था, बांग्लादेश पे हम आ गए, मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। है जी। ना, बांग्लादेश एक वो देश जिसको इंदिरा गांधी ने समूचा पाकिस्तान से हटा के हमारे सामने स्थापित कर दिया और पाकिस्तान को नतमस्तक होकर बांग्लादेश को बनाना पड़ा। आज उसी देश से अगर हिंदुस्तान का कंपैरिजन हो रहे कंपैरिजन हैं। हो रहा है या कहीं उसका नाम लेके राजनीतिक उल्लू सीधा करने या भय का वातावरण बना रहे हैं, शेख हसीना को तो हम बांग्लादेशी को यहाँ पर रख रहे हैं। मोदी जी के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के तत्वाधान में शेख हसीना जी, जिनकी वजह से बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार हो रहा है, जिसमें वजह से बांग्लादेश में हिंदू की बच्चियां पेड़ों से बांध के जलाई जा रही हैं, उस शेख हसीना को तो हिंदुस्तान में रह बसे मिल रहा है। क्या हिंदुस्तान सीए एनआरसी बिल लाने के बाद आज इतना बेबस है कि बांग्लादेश में अपने लोगों को नहीं बचा सकता? जिस धर्म की, जिस बात की, जिस समुदाय की, जिस निर्दोष की, जिस अहिंसा की हिंदुस्तान बात करता आया है संसद में और लोकसभा में, क्या हिंदुस्तान आज बांग्लादेश में बताएंगे? सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात पर राजनीति नहीं करनी। आज जो पाकिस्तानी पुलवामा के जो लोग थे जिनको अभी तक पकड़ा नहीं गया और हमने जंग रोक दी कि महंगाई होगी, महंगाई तो अब भी बढ़ रही है। आज ईरान की और इसराइल का हर्जाना हम भुगत रहे हैं, है ना, और ये सोच की जंग थोड़ी होगी। अगर ललकारा है ना, हमारे अगर लोगों को मारा गया है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश क्या है? हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं आज यूथ को समझना होगा, हिंदुस्तान बहुत समृद्ध देश है, इसकी टक्कर इस जापान से हो, रूस से हो, चीन से हो, अमेरिका से हो, इस श्रेणी में हम लोग आ गए हैं। क्या हमारा लाइफ स्टाइल है? पाकिस्तान तो क्या देश है, वहां भुखमरी है, हालात देखो आप, किसी तानाशाही है, वहां के नेता को गद्दी से हटते या तो गोली मार दी जाती है या भागना पड़ता है। तो हिंदुस्तान तो बहुत आगे देश है। मेरा मानना है बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम लेकर, और ऐसा हुआ है, अगर बांग्लादेश पाकिस्तानी के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि वो गलत तरीके से चीजों को, हिंदुस्तान की सीबीएसई की जो अनुशंसा है उसको गिराने के लिए वार्ता कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। अगर कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे आकर प्रहार कर रहे हैं और सीबीएसई के बोर्ड की इस तरह गिरा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, मेरा ये मानना है। अभी यूथ की क्योंकि हम लगातार बात करें, तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूथ का एक मूवमेंट देखा जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है अब तो। मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अगर उसे देखें सोशल मीडिया से हटके, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है वो पहला काम उन्होंने कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सीजेपी को आप किस तरह से देखते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी, ये वर्ड जो चला, मैंने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की। आपने, अगर बिल्कुल मैं हमने सोशल देखा मीडिया है, पर हमेशा इसलिए जवाब देता हूँ, हमारा ये सवाल रहा है परंतु इसमें। मेरा मानना है चीफ जस्टिस ने एक बात बोली है जिस बात पर मेरा एक सवाल देश से भी बन रहा है और देश के जितने भी गणमान्य नेता हैं जो अभी बैठे हुए हैं, कि ऐसे व्यक्ति आकर यहाँ पे सभा कर रहे हैं, ठीक है, और मैं मानता हूँ कि चीफ जस्टिस ने कहीं ना कहीं युवाओं को आहत पहुंचाया है। एक वर्ड जो कॉकरोच बोला, उनको कहीं ना कहीं युवाओं को बोला। मेरा मानना है शायद चीफ जस्टिस ने वापस उसको सफाई भी दी और हाँ, माफी उन्होंने भी कहा मांगी, था कि मेरा वो मतलब नहीं है ना, है। तो उसको भी स्वीकारना चाहिए। उन्होंने गलत बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीफ जस्टिस अगर युवाओं को कॉकरोच बोलता है तो बट ऑब्वियस है, हिंदुस्तान का युवा जो देश है वीर जवानों का, अलबिलो मस्तानों का, जो नारा एक दिलीप कुमार साहब के टाइम से जो गाना बज रहा है और हर बारात में वो जोश खरोश से बजता है, और हर राजनीतिक मंच हो या 26 जनवरी हो, 15 अगस्त जो गीत बजता हो, ये देश है वीर जवानों का, उन वीर जवानों को कॉकरोच बोलता है तो सही नहीं है। पर उसके नाम पर अगर एक समूह विशेष लोग पार्टी बनाकर और उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर देश में नॉनसेंस क्रिएट करते हैं, उसको मैं सही नहीं मानता। और तीसरी बात मेरी ये रहेगी कि मेरा एक सवाल रहेगा हमेशा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से। अभी एक हैदराबाद से भी रैली आई थी ओवैसी जी की, बहुत बड़ी, मुंबई में आई थी, बहुत से वाद विवाद हुए उसके उपरांत। और ऐसी कुछ भी चीज होती है, भले कोई हत्याकांड हो, धर्म विशेष हो, सामाजिक विशेष हो, दुर्घटना हो, जब तक भीड़ समूची इकट्ठी नहीं होती तब तक न्याय नहीं मिलता है। ये तो आजकल लोगों का भारत में बन जब गया तक है। टेम्पो नहीं जलाए जाएं या किसी डिप्टी से किसी समाज विशेष के नेता की अभद्र टिप्पणी ना की जाए, या 500 लोग जब तक इकट्ठे ना हो थाने के बाहर, तो ये चीजें कब तक रहेंगी, ये हमें भी सोचना होगा। तो न्यायिक व्यवस्था जो है वो जुडिशरी के साथ साथ गृह मंत्रालय के हाथ में भी है। अगर ऐसी कोई पार्टी, मेरा जहां तक पता है कि वो आप कॉकरोच जो पार्टी कह रहे हैं, जी। उनके जो एक अभिजीत हेड देव है के। वो शायद बाहर
रहते हाँ, हैं, वो 6 जून को आने वाले हैं, इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 6 राइट? जून को वो आएंगे। 6 हाँ। जून को आ रहे हैं, तो वो उनका उनकी मंशा क्या है आने की? क्या चीफ जस्टिस के सजा की मांग कर रहे हैं, या कॉकरोच कह दिया तो सच में युवाओं को गुमराह करके क्या करना चाहते हैं? मान लिया, मैं कह रहा हूँ ना, देश के वीर जवानों को उनको कॉकरोच कहता है युवाओं को, तो ये गलत बात है। परंतु उसको लेकर एक पॉलिटिकल एजेंडा जो बनाया जा रहा है ना कुछ लोगों द्वारा, और जैसा कि मेरे समक्ष आया कि हाँ, ये अलग बात है कि अगर यही बात कॉकरोच जनता पार्टी ना करके वो मुझे बेरोजगार युवा शक्ति एक प्रदर्शन करेगी, तो हम सब समर्थन करते हैं उनका। फिलहाल वो आ रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। नहीं, उनकी मंशा अगर ये है तो अच्छी बात है, पर कॉकरोच की तरह जिस तरह से उनको पेश किया जा रहा है ना कॉकरोच जनता हम्म। पार्टी, एक युवाओं को ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हें कॉकरोच बोल दिया है, तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसा नहीं है, हमें चलते फिरते बहुत लोग बातें बोलते हैं। मुझे भी कहा गया, जब इस वार्ड में मैंने कदम रखा तो लोगों ने कहा था 50 वोट में निपटने वाले लोग हैं, हम्म। है ना, कांग्रेस कैसे सर्वाइव करेगी, छात्र नेता हैं, स्टूडेंट यूनियन से आए हैं, पर खुद को प्रूव किया, और आज भी 7 साल से जनता की सेवा में समर्पित रहकर प्रूव कर रहे हैं। तो कॉकरोच के नाम पे जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो आप समझ गए होंगे, जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे जो चीजें देख रहा हम्म। हूँ, है ना, कि एक बहुत सा एक स्टेटमेंट चला अभी कि अभिनेता सीएम बन गया जी। है ना, और नेता मेलोडी खा रहे हैं, हम्म। और युवा कॉकरोच बन गया। युवा कॉकरोच ना बना है ना बनेगा। शहर पे अगर हम आते हैं, आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, और बिजनेस में हमने ये पढ़ा है कि मोनोपोली जो है वो हेल्दी मार्केट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ग्राहकों को होता है। इसको तो अगर पॉलिटिक्स के तौर पर देखें तो इस शहर में जो मोनोपोली लगातार एक पार्टी की चलती आ रही है, उसका सीधा सारा जो नुकसान है वो जनता भुगतती है। जी, रीसेंट सिनेरियोज में आप शहर को किस तरह से देखते हैं? शहर में किसी भी चीज में, किसी भी शाखा में निगम को बहुत अच्छे से बांटा गया है। निर्माण शाखा अलग है, उद्यान शाखा अलग है, गौ माता की सेवा काइंड उसकी शाखा अलग है, आपके पानी जल शाखा अलग है, हर तरह की शाखाएं हैं। पर शाखाओं में जो मॉनिटरिंग है, हम्म। उसमें जो भेदभाव है और जिस तरह से लापरवाही है, उसका हर्जाना शहर भुगत रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज भी कूड़ा करकट सब जगह से फंसते रहते हैं। आप ये देखिए कि पिछले 15 दिन से न तो कचरे की गाड़ियां आ रही हैं, पिछले 15 दिन से एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलने लग गया, पिछले 15 दिन से 5-5 घंटे लाइटें स्मार्ट सिटी में कट रही हैं। तो इन चीजों के चलते जिस तरह से शहर खड़ा हुआ है, उसके उपरांत मेरा मानना है कि इतना आशीर्वाद देख के अगर जनता किसी भी पार्टी को बार बार चुनती है तो वो कर्जदार है। हम्म। जनता के आशीर्वाद का 35,000 मधु से ताराचंद जी को विजयश्री किए है। ताराचंद जी व्यक्तिगत रूप से मैं पार्षद साथी तो नहीं कह सकता, बहुत दिग्गज है मुझसे, मेरे उम्र दराज हैं, बहुत बड़ा अनुभव है उनका, निर्माण के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में शहर के जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो बहुत बड़ी, बहुत विश्वास करके 35,000 मतों जिताया है। तो मैं मानता हूँ कि उनको उसका कार्य निर्माण करना चाहिए। और जहाँ तक बात रही पार्टी की, हमारी हार की, कांग्रेस की, तो पिछला बोर्ड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमसे चूक रही है, हम स्वीकार रहे हैं उस चीज़ को। मैं भी उसका भारतीय हूँ, हार हमने भी देखी, यूथ कांग्रेस में देखी है, यूनिवर्सिटी में देखी है, लोकसभा विधानसभा में हार देखी है, अपने वार्ड में भी विधानसभा लोकसभा में हार देखी है। तो कहीं ना कहीं मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ मेरी पार्टी से और मेरी जनता से कि विजय श्री हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कमियां हमें रही होंगी, पर हम तटस्थ हैं काम करने में, कार्य करने में। और जनता का आशीर्वाद किस तरह से मिलेगा ये जनता तय करेगी, परंतु जिनको आशीर्वाद मिला है वो क्या कर रहे हैं ये भी जनता को देखना होगा। जो जनता 6 बार जिनका बोर्ड बना के ले आई, जिनको विधायक बना के लिए आई, जिनको सांसद बना के जनता बार बार ला रही है, वो क्या कर रही है, जनता को देखकर समझना होगा। तो इट्स अप टू पीपल। It's up to people, it's up to mindset, what people have decided to give the message from the Udaipur to the Jaipur, or whatever to the Delhi, whatever to the parties, every party. It's up to the peoples. They are we are not there to recommend. I am to serve the people. I am a slave of the people. You can say कि नगर सेवक हूँ मैं, है ना? तो I हम am फिर not. से वहीं आ जाते हैं, मैंने जो वर्ड मोनोपोली का इस्तेमाल किया था कि वो कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए नुकसानदेह होती है, बाजार की अगर बात करें तो वही पॉलिटिक्स में देखो, भी है। ग्राहक को अगर सही चीज नहीं मिल रही है तो ग्राहक को दुकान बदलनी होगी, और जनता को आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, जनता को मौका देना होगा। और मौका वार्ड 50 में दिया गया, तो मैं मानता हूँ कि 7 साल में मुझे उस संघर्ष पे उतारा जनता ने, तो मैंने संघर्ष भी किया। और मेरा ये मानना है 1100 वोट से हम हारे हैं वोट, 3 वोट थे, 3 से 20 वार्ड हुए। और हमारा मानना है बोर्ड बनाने के लिए 45 वोट चाहिए या 50 वोट चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार आप देखेंगे तो 1100 वोट से पीछे, अगर 1100 वोट, कहीं हम 40 वोट से आ रहे हैं, कहीं 30 वोट से आ रहे हैं, कुछ वार्ड हम 100 वोट से आ रहे हैं, तो हार का जो फासला था वोट का, अगर 1100 जनता आशीर्वाद वोट के समर्थन में हमें दे देती तो हम बोर्ड स्थापित कर देते। और जब तक, मेरा मानना है, महापौर या विधायक
आमने सामने नहीं होगा। आज जैसे मेरा भी है, मेरा अगर विपक्ष इतना मजबूत नहीं हो या भाजपा इतनी मजबूत नहीं होगी तो मैं चैलेंजिंग मोड में नहीं होऊंगा, तो मैं भी ध्वस्त रहूंगा। तो चैलेंजिंग मोड में कांग्रेस है, परंतु जनता को चुनना होगा कि जनता जिनको चुन के भेज रही है वो किस दर्ज पे आपके आशीर्वाद का कर चुका रहे। बिकॉज हाँ, यू आर अ यूथ लीडर। सिर्फ आपके वार्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस शहर में पहली नेसेसिटी क्या है जो कल की ही तारीख में ठीक होनी बहुत जरूरी है? पहली नेसेसिटी शहर की है पानी और बिजली, हम्म, कल सुबह की तारीख में सही होनी जरूरी है। जी। इसके अलावा आपकी जो इंस्टाग्राम फीड है वो हमें ये बताती है कि आप रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक हैं। बिल्कुल। व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि इसलिए मैं इन्हें जो है समर्थन देता हूँ अपना? एक जिस जो जो रविंद्र सिंह की पहचान है, फर्स्ट तो डायनेमिक पर्सनैलिटी, जो उनका बेबाक अंदाज है, जो उनकी फॉलोइंग है, जो उनकी बेबाक छवि है। दूसरी, वो किसी भी विशेष तबके से जुड़ के या धर्म के आधार की या समाज के आधार की या क्षेत्र के आधार की राजनीति के, तो अपने क्षेत्र की बात रोक सकते हैं, जहां से वो चुन के आए वो रखनी है, उनका कर्तव्य है। मुझे सूरजपुर की बात रखनी है। चौथी, उनके साथ के जो युवा हैं, जो शक्ति लगी हुई है उनके साथ, वो निस्वार्थ लगी हुई, जो प्रेम मिल रहा है। आज भले किसी भी पार्टी के सीएम प्रदेश अध्यक्ष आए, जनता जनार्दन जाती है, कार्य के लिए जाते हैं तो निर्देश पे जाते हैं। रविंद्र जी को आशीर्वाद जो मिल रहा है वो सिर्फ जनता का समूचा प्रेम मिल रहा है। ना तो रविंद्र जी किसी को टिकट दे रहे हैं, न किसी को जिलाध्यक्ष घोषित कर रहे हैं। पांचवी रविंद्र जी की फैन में बात की कह रहा हूँ कि जहां तक हो सकता है वो किसी का तिरस्कार करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। लोग उनका बहुत तिरस्कार करते हैं, बहुत से लोगों ने किया होगा, बहुत से नेताओं ने किया होगा। और वो सबसे बड़ी बात, मैं युवाओं को संदेश देता हूँ, तो 26 साल का रविंद्र भाटी और अमित शाह और मोदी जी की लहर में सांसद का चुनाव लड़ने की सोच सकता है, तो युवाओं को किसी से रावड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक 26 साल का युवा अगर प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से लोहा ले सकता है और चुनाव लड़ने की सोच सकता है, और लड़ने के बाद भी, हार के बाद भी, विजयश्री मिलना नहीं मिलना एकलिंगनाथ के याद है, उसके बाद तटस्थ होकर अपना कर्म कर रहा है, तो युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। इस शहर में आप इस तरह के लीडर्स किनको देखते हैं? किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी के तौर पर आप किन्हें देखते हैं? लीडरशिप की क्वालिटी के तौर पर, जनबल के तौर पर, डायनेमिक के तौर पर, आप जनता को बनाने के तौर पर किसी भी तरह से देख सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है, पिछले 25 साल से एक ही नाम है, जब भी जन सैलाब की बात आती है, दबंगई की बात आती है, अधिकारियों से वार्ता करने की बात आती है, 36 कौम को साथ लेके चलने की बात आती है, तो लाल सिंह जी झाला का नाम आता है। एक्सपेक्टेड नाम था ये तो हमें। एक्सपेक्टेड नाम था, और बट ऑब्वियस है, हम कुछ सीख के अगर आज यहाँ बड़े हैं, यहाँ पहुंचे हैं, तो एक्सपेक्टेड नाम है, और इस नाम की अतिशक्ति भी नहीं है। आज आप जनरल में देख रहे हो कांग्रेस के, आज आप अपन कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसको ये कह दिया गया है कि एंटी नेशनल पार्टी है, उस पार्टी के साथ भी 3 से 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार लोगों के साथ भी धरने देकर आवाज बुलंद करना, डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप, वर्किंग आप देख लो, है ना। और चुनाव का मोदी लहर से अभी तक के हम गोगुंदा के, आप अगर ऊपर नीचे भी देखेंगे हमारे रिजल्ट, यहाँ गाँव से हम आते हैं, तो मांगी लाल जी 3 हजार से, मोदी लहर में 3 हजार से आ रहे, उसके बाद वापस 3200 से आ रहे, अभी हम विधानसभा 1600 से आ रहे हैं। फासला कम कर, आपकी पार्टी से परे अगर हम बात करें दूसरी पार्टीज की, इस शहर में जो फिलहाल काम कर रही हैं सक्रिय तौर पर, उनमें आप इस तरह का लीडर किसे देखते हैं? सामने वाली पार्टी में सम्मान सबका करता हूं, पर मेरा मानना है कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता। सम्मान सबका है, सब अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं किसी का तिरस्कार करना नहीं चाहूंगा। पर भाजपा में जो है एक लहर है, एक समय है ना, बिछी हुई बिछात है, उसमें नेता बनना बहुत आसान है, पर लोगों को लेके चलना, एक कांग्रेस पार्टी जिसको कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन की तरह घोषित करके रिप्रेजेंट किया गया यूथ के सामने, उस पार्टी के साथ रहकर लोगों का सामना करना बहुत बड़ी बात है। और हमने कभी भी भाजपा पे भी किसी भी तरह का दोष नहीं लगाया, तो कभी भी। सामने हमें अभी तक कोई ऐसा डायनामिक लीडर नहीं है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि आपको तो नहीं 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 दिख नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, डायनेमिक लीडर्स हैं भाजपा में, मैं उनका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं रविंद्र भाटी जी के तर्ज पे नहीं लेना चाहूंगा। रविंद्र भाटी जी जिसे हमेशा से कहते आए हैं, उन्होंने अभी भी बयान दिया, जैसे कि बहुत से बयान जब वो देते हैं तो स्पष्ट बयान देते हैं कि बात बेरोजगारी की हो, जो मुद्दे की बात हो, मुद्दे भटकाने की बात मत करो, है ना। कहीं कुछ हत्या दुर्घटना हुई है तो उस समय उसकी बात होगी, पर उस हत्या दुर्घटना को लेकर राजनीति नहीं होगी। किसी की लाश की राख पे राजनीति करने की न तो रविंद्र जी भाटी मंशा रखते हैं, ना मैं मंशा रखता हूँ, मेरी पार्टी मंशा रखती है। और अभी मेरा मानना है कि बात रविंद्र जी भाटी की हो रही है, तो भाजपा में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिख रहा होता तो मैं उसका नाम लेता। और दूसरी बात की, मैं नहीं कहता हूँ डायमंड लीडर्स नहीं है, अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, भाजपा ने लीडर्स दिए हैं, तभी तो 6
बार बोर्ड बना रहा है। बिल्कुल। मैं अगर तिरस्कार ये कि कह दूं कोई नेता ही नहीं है भाजपा में, तो कांग्रेस पार्टी जीत रही होती। किरण जी माहेश्वरी के समय से बोर्ड बनता आ रहा है, दिवंगत हो गई है, मेरी श्रद्धांजलि है उनको, परंतु बहुत डायनेमिक लीडर भाजपा में रहे हैं। पर रविंद्र जी भाटी जैसे छवि का नेता, मुझे नहीं लगता है रविंद्र जी भाटी जिस एथिक्स पे काम कर रहे हैं उसमें भाजपा में या हमारे यहाँ पे कोई ऐसा काम कर रहा है, मैं नहीं मानता कुछ लोकल लीडर्स या पॉलिटिशियंस के मैं नाम आपको बता दूं, वन वर्ड में आप हमें बताइएगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपके ओपिनियंस उनको लेकर हैं। पारस जी सिंह भी 25 साल का कार्यकाल रहा है, बहुत लंबा कार्यकाल है पारस सिंह जी का, और 4-5 वार्ड से जीते हुए हैं। और मेरा मानना है कि मेरे पास वाले वार्ड में रहे हैं आप, और बचपन से हम देख रहे हैं उनको, तो लंबा संघर्ष हुआ है। और पारस जी सिंह भी व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, तो उनका जितनी भी राजनीति रही बहुत लंबी रही और सकारात्मक भी रही, और लंबा कार्यकाल रहा। छात्र संघ अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, 5 बार के पार्षद रहे हैं। तो एक अच्छा राजनीतिक जो एक मार्कशीट तो मैं नहीं कह सकता उसको, पर एक जो एक पूरा आकलन होता है, अच्छा आकलन रहा है उनकी राजनीति का, बहुत ही अच्छा आकलन रहा है जी। मेरा मानना है जनता ने अगर आपको 5 बार पार्षद बन के भेजा है तो असीम आशीर्वाद दिया है। उपमहापौर रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, तो लंबा कार्यकाल रहा है, असीम काल कर रहा है। फतेह सिंह राठौड़, फतेह सिंह जी का भी कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, 2 बार के ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, 2 बार के जिला अध्यक्ष हो गए, 1 बार पार्षद रहे हैं। तो अभी जिला अध्यक्ष, बतौर जिला अध्यक्ष जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि दूसरा कार्यकाल उनको मिला है। निगम बोर्ड सामने है, बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग मोड पे उनका कार्यकाल है, और संघर्ष जारी है उनका। मुझे आशा है कि उनका संघर्ष रंग लाएगा और उनके साथ हमारा पार्टी जो है वो बोर्ड बनाएगी, ये सुनिश्चित। गुलाब चंद कटारिया रिंग मास्टर है। कौन से मास्टर है? रिंग मास्टर है, रिंग मास्टर हैं। और मेरा मानना है कि किस व्यक्ति को किससे कब लड़ाकर, कैसे, कहाँ पर किसकी इमेज स्पॉइल करनी है, और बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 55 साल का कार्यकाल रह गया है। अभी बहुत चौड़े होके बोले थे जब धर्मनारायण जी का उनका विवाद हुआ था, वो चौड़े होके सर्किट हाउस में बयान दिया था कि 11 बार का विधायक लड़ चुका हूँ, 9 बार जनता ने जीता है और 2 बार हारा हूं, तो मुझे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पर सर्टिफिकेट तो ना मैं मांग रहा हूँ ना कोई और मांग रहा है। हमारा तो सवाल है कि 11 बार का कार्यकाल मतलब 55 साल की राजनीति का सफर, 11 बार चुनाव लड़े आप, 55 साल की राजनीति हो गई, 5-5 साल का, 2 बार आप हारे जीते को नहीं मानता हूँ। चुनाव लड़े वाले व्यक्ति को आज मैं कुछ भी करूँ जीवन में, मुझे मृत्यु पर्यंत इस वार्ड की और इस शहर की सेवा करनी। मतलब मेरा सौदा नहीं था कि आप एक बार मुझे जिताओगे तो मेरे कार्यकाल जिस दिन बंद होगा मैं अपनी लाइट बंद करके घर में सो जाऊं। मृत्यु पर्यंत मुझे एहसान चुकाना है। तो मेरा गुलाब चंद जी से एज ए रिंग मास्टर से हटके एक सवाल है। बहुत दिग्गज हैं और बहुत उम्रदराज हैं, और कभी कभी आवेश में उनके लिए बहुत कुछ बयान भी मैंने दिए हैं। तो मेरा आज सवाल गुलाब जी से बनता है कि 55 साल के कार्यकाल में आपने 55 कार्य, सिर्फ 55 कार्य, 1 साल का एक के कार्य उदयपुर का आप किंजल जी को गिना दें। 55 साल का कार्यकाल रहा है, 55 साल में 55 कार्य तो किए होंगे उदयपुर में। वो सुलभ, वो टॉयलेट पे नेम प्लेट लगवाने के सिवाय, टॉयलेट और धर्म के काम करते हैं ना, जैसे हमारे कालका मंदिर का गेट बना 1 लाख 1.5 लाख का, उस पर भी नाम लिखवा दिया। ऐसे कार्य ना गिना है, कम से कम सुलभ और धार्मिक स्थानों को छोड़ दें। उसके अलावा महिला स्नान घर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, धर्म मंदिर स्कूल की क्या स्थिति है, बटेन चोटला स्कूल की क्या स्थिति है। बटेन स्कूल में अभी चाकूबाजी, उसके बाद आपने क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, इतनी चोरी चकारी हो रही है। आप कहते हो कि मेरा शहर से प्रेम नहीं छूटता है, तो इस शहर के प्रति आपकी क्या संवेदनाएं हैं। आपके बनाए हुए जो जिला अध्यक्ष हैं, आपके बनाए हुए जो विधायक हैं, उनको आप कैसे साथ लेकर चल रहे हैं, या उन दोनों की लड़ाई में आप अभी भी अपनी रोटियां सेकने पर उजारू हैं। सिर्फ लड़ाई कराना, या कांग्रेस में किसको उठाना है, किसको बैठाना है, कैसे लोकेश जी गौड़ को कांग्रेस से लेके भाजपा में लाना है, कैसे संजय भक्तानी को कांग्रेस से भाजपा में लाना है, कांग्रेस को कमजोर करके, और उन नेताओं को भी कमजोर करना है। कैसे लोकेश जी गौड़ को कमजोर करना है, कैसे संजय जी भक्तानी को कमजोर करना है। जो 3 बार जीता हुआ पार्षद लोकेश जी गौड़ नेता प्रतिपक्ष के दावेदार है, कहने के कितने विधायक के दावेदार हो जाते हैं 3 बार का पार्षद। मेरे ब्रदर अभिमन्यु सिंह जाला फरमाते हैं
कि 3-4 बार जो पार्षद जीत जाता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति को कैसे तोड़ना है। इन सब से उठ के गुलाब जी ने शहर को क्या दिया वो जानना पड़ेगा। कितनी सभाएं आपने लगाई, पिछली बार आप चुनाव जीते थे, मेरे सामने आप ही विधायक थे, जब मैं कार्यकाल ज्वाइन किया तो आप विधायक थे, आपके दिग्गज दिग्गज नेता भी इस वार्ड में रहे हैं, तो आपने कितनी सभाएं लगाई, आपने कितना जनता की सेवा करी। सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों के घर जा जाकर भीड़ इकट्ठा करके और नेता बनने के बाद आपने जनता के लिए क्या किया, वो सवाल पैदा होता है। रिंग मास्टर बन के चलाया है और इसका हर्जाना निगम ने भुगता है, और आज कांग्रेस के साथ साथ उनकी पार्टी और पूरा शहर वो हर्जाना भुगत रहा है। सिर्फ आपसी लड़ाइयां, आपसी मतभेद में जनता और नेता फंसे हुए हैं, किसी का भी ध्यान मुद्दों पर नहीं जा रहा है। पूरा अपना जो मीडिया है वो सिर्फ भाजपा की आपस की लड़ाई में गुठा हुआ है, और शहर की बदहाल स्थिति आपके समक्ष है। इसका पूर्णतः दोषी गुलाब जी कटारिया को मानता हूं। मैं ये नहीं कहता उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, पर ये जरूर किया है। परंतु 2 बार गृह मंत्री रहने के उपरांत अगर कोई व्यक्ति का शहर पानी और लाइट के लिए जूझ रहा है और ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जूझ रहा है जो आप हमें चर्चा कर रहे हैं, सीवरेज, पिछोला, फतेह सागर, दूध तलाई, गुलाब बाग, फाटक, चंदन चोरी, लूट मार खसोट, ये 2 बार गृह मंत्री रहने के बाद जिस व्यक्ति के शहर में ये सब हो रहा है, तो मैं उनको दोषी मानता हूं। मैं नहीं कहता उन्होंने कोई काम नहीं किया, महापौर बने, 6 बार बोर्ड बनाए, कुछ काम किया होगा, परंतु उन्होंने व्यक्तिगत 55 काम आपको गिनाने पड़ेंगे उनको 55 साल कार्यकाल में। अगला जो नाम है वो है हमारे जो फिलहाल विधायक है ताराचंद जैन। ताराचंद जी जैन बहुत वरिष्ठ हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, और सौभाग्य से हमारे साथ निर्माण के अध्यक्ष भी रहे। जो निर्माण कार्य हुआ इसी कार्यकाल में निर्माण अध्यक्ष रहे थे। और अभी जो मैं देखता हूँ ताराचंद जी को, निर्माण में ताराचंद जी ने 2-1 हमारे साथ में काम थे, वार्ड क्षेत्र के बहुत से काम हमने साथ मिलके किए, क्योंकि निर्माण अध्यक्ष होते हैं, उनके संरक्षण में, उनके तत्वाधान में वो काम हुए। परंतु बनने के उपरांत जो उनका आपसी प्रेम था पार्षदों में, कहीं ना कहीं उन्होंने, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ पर ये मैंने महसूस किया है कि ताराचंद जी ने कहीं ना कहीं पक्षपात की राजनीति चालू करी। और जब तक वो निर्माण अध्यक्ष थे तब तक वो पार्षदों को साथ लेकर चले, और उनका मैंने सम्मान भी किया हमेशा। और अभी भी क्योंकि उम्र दराज है, सम्मान स्थापित रहेगा। पर जब सवाल की कड़ियां आएंगी तो विधायक महोदय से सवाल पूछना पड़ेगा, तो पूछना ही पड़ेगा, और पूछते रहे। परंतु अभी मैंने महसूस किया है कि बतौर विधायक बनने के उपरांत पक्षपात की थोड़ी सी राजनीति में पड़ गए हैं। जिस तरह से उनकी बातें थी, उनकी वार्ता थी बतौर निर्माण अध्यक्ष, जो हमें आश्वस्त करते थे, मेरा मानना है कि विधायक बनने के उपरांत उन्होंने पार्षदों से व्यक्तिगत, मुझसे तो कभी चर्चा नहीं की किसी भी काम की। और मैंने जब उनसे चर्चा की है काम की, तो मुझे उस तरह का जो पहले उनके साथ उनका साथ प्राप्त होता था या तत्वाधान प्राप्त होता था वो नहीं हुआ। उसमें वो कोई दबाव की राजनीति है या वापस वो भी किनके दबाव में है या कौन उनको गलत फीड कर रहा है, मुझे नहीं पता। पर मैं मानता हूँ कि बतौर विधायक ताराचंद जी सबको साथ लेके नहीं चल पाए। जी, अगला जो नाम है वो है प्रीति शक्तावत। प्रीति भाभी सा, कीर्तिशेष बंटी दादा के जितना भी परिवार उन्होंने संयोया है, कांग्रेस में हो या वल्लभ नगर में हो, और बहुत बड़ा तबका बंटी दादा से भी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस में जो जुड़ा हुआ है, उन सबको साथ लेकर चलने की जो भाभी साहब संघर्ष कर रहे हैं, आशा करता हूं कि आने वाले निकटतम भविष्य में भाभी साहब को वापस विजयश्री मिले और उनका संघर्ष रंग रहा है। और कीर्तिमान बंटी दादा जो कीर्तिशेष रहे हैं हमारे बीच में, सिर्फ कीर्तिशेष रह गई है, तो उनका जो सपना था वो सफल हो। और जिस तरह से वल्लभ नगर में आज कहीं ना कहीं कार्य जिस प्रगति पे चल रहा था गहलोत सरकार में भाभी साहब के मार्फत, वो रुक गया है, वो वापस मिलेगा और वापस वल्लभ नगर आगे की तरफ प्रयास करेगा। मेरी शुभकामना। एक और जो नेक्स्ट हमारे लोकल लीडर हैं वो है सनी पोकन्ना, आपके अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं, करण अर्जुन है, एक माँ के 2 बेटे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था। पर दुर्भाग्य वही है कि उन्होंने भी वापस कौरवों को चुन लिया है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बड़े भाई हैं और बहुत ही, आप अगर देखो कि बचपन से साथ बड़े हुए हैं, तो ठीक है, वो गुलाब जी से प्रभावित होकर भाजपा में चले गए, हम झाला से प्रभावित होकर कांग्रेस में हैं। हमने अपना नेता चुना, अपनी पार्टी चुनी, और दोनों की आमना सामना भी होता रहता है, पर करण अर्जुन है और हमेशा रहेंगे। आमना सामना तो हमने खैर रिसेंटली देखा है। फिलहाल हम वापस यूथ पे आ जाते हैं। इंटरव्यू के अंत में मैं आपसे से पूछना चाहूंगी, यूथ को आप लेजिट पॉलिटिक्स के तौर पर, पॉलिटिशियन के तौर पर क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे?
सुबह जल्दी उठें, सबसे पहला। हम्म, जो युवा 8 बजे अपना घर के सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उपरांत नहीं छोड़ सकता, वो राजनीति में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगा। दूसरा आग्रह मेरा यूथ से है कि सट्टा बाजारी से हम्म, पैसा कमाकर आप जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। और तीसरा मेरा आग्रह है कि एमडी और सूखे नशों में जिस तरह से ओल्ड सिटी में मैं यूथ को डूबता जैसा देख रहा हूँ, चरस, गांजे और एमडी के इस नशे में। नशा कोई भी अच्छा नहीं, शराब का भी नहीं है, पर शराब का मैं प्रमुख तौर से एकदम विरोध, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, हम्म, है ना, पर न मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी शादी पार्टीज में या एक उसका ट्रेंड बना हुआ है। पर मैं कहना चाहूंगा कि नशे से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। अगर राजनीति का हिस्सा बनना है आपको, तो पहली सीढ़ी यही है, नशे से दूर रहें। सट्टा बाजारी में जो यूथ जाना चाह रहा हूँ उनसे आग्रह करूंगा, सट्टे से कोई भी जन्नत पिक्चर का इमरान हाशमी नहीं बन पाएगा। न तो सोनल को घर दे पाएगा, न पिताजी को नाम दे पाएगा। वो फिल्म थी जिसमें भी अंतोतगत्वा इमरान हाशमी को गोली खानी पड़ी। उस फिल्म में इमरान हाशमी के जुनून का मैं भी फैन हूँ, परंतु जिस जुनून से वो पैसा कमाने की हद करता है उसको गलत मानता हूँ। ये 3 मेरे एजेंडा हैं। सुबह जल्दी उठें, नशे से दूर रहें हम्म, और सट्टों से दूर रहें। जी। ये यूथ से मेरा निवेदन है। और एक और जो यूथ है जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन सिर्फ दूर से पॉलिटिक्स देख रहा है, उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? वापस हम पहले वाले क्वेश्चन ब्रेन वॉश की जो हम बात करें, किस तरह से वो डिसाइड करे कि उसे अपने लीडर्स किस तरह से चुनने हैं? समझना होगा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मेरा नेता कौन है, तो मैंने मेरे नेता के साथ साथ मेरे नेता की ताकत का आपको सामने सारी बातें बताई। हम्म, 25 साल से भीड़ का चेहरा, मेवाड़ का ठाकरे बनने वाले लाल सिंह जी झाला, आप ऐसे व्यक्ति को चुने जिसको आप आदर्श बनाएं, उनसे आप क्या चीज ग्रहण कर सकते हैं और वैसा बनने की कोशिश ना करें। आज मैं अगर सोच लूं कि झाला साहब एमएलए के 2 बार टिकट मांग रहे हैं तो मैं भी मांग लूंगा। झाला साहब का 25 साल का 30 साल का संघर्ष रहा है, उस 30 साल का संघर्ष आपको पूरा करना होगा, उस तरह से जूझना होगा। और युवा को कहना चाहता हूँ कि बैकफुट पे आके राजनीति, फ्रंट फुट पे राजनीति करो। पूरा उदयपुर का मंच, हर गली आपको ढूंढ रही है, आपके लिए पूछ रही है। फ्रंट फुट पे आके राजनीति करें, किसी भी पार्टी संगठन से हो। परंतु मेरा कहना यही है यूथ से कि ऐसी राजनीति ना करें कि कन्यालाल हत्याकांड में तो हम राष्ट्रपति शासन की मांग करें और देवराज हत्याकांड में हम ये मांग करें कि एसपी को हटाया जाए। कभी कोई सरकार हो तो अगर अपनी सरकार है हम्म, तो हम अधिकारियों पर डोल दें, और विपक्ष की सरकार है तो हम सरकार पर डोल दें। ऐसी तुच्छ राजनीति ना करें, गलत है उसको गलत कहें, डंके की चोट पर करें। आपकी सरकार में हो या हमारी सरकार में, कोई भी किसी भी तरह का गलत कृत्य अगर शहर में होता है, रविंद्र भाटी का एक डायलॉग है, मैं किसी पार्टी और पद का गुलाम नहीं हूं। आप हम्म, किसी पार्टी पद के गुलाम नहीं हो, आप उसका अनुसरण करने आए हो। पार्टी का अनुसरण करो, पार्टी के नेताओं से भी वार्ता करनी पड़े अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, डंके की चोट पे करो, वही नेता कहलाता है। और अगर हम हमारे क्षेत्र की बात भी अपने नेताओं से नहीं कर सकते और उनके सम्मुख नहीं रह सकते हैं, तो हम गुलामी की बहुत ही निकटतम सीढ़ी के पास खड़े हुए हैं। जी। तो यूथ को आपका ये मैसेज रहा है, और ये जो पूरा हमारा इंटरव्यू था, इट वाज नॉट अबाउट गौरव प्रताप एज अ वार्ड पार्षद के तौर पर नहीं था, बट एज अ यूथ लीडर हम देख रहे थे कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, वही सब हमने यहाँ पर पूछा है। स्पेशली सीजेपी को लेकर जो मतलब हम देख रहे हैं कि रिसेंटली अपोजिशन के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपकी साइड से जिस तरह का हमने ओपिनियन देखा कि आप इस तरह की राजनीति को ठीक नहीं मानते हैं। आप इस पूरे इंटरव्यू, इस पूरी बातचीत को लेकर किस टॉपिक पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। आगे और भी यूथ लीडर्स को अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स हम बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।